Hello dear students, today we are going to solve the extract based questions of chapter number 7, the case of the fifth word, that is for class 8 पूर्वी। ठीक है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये क्लास 8 की बुक के लिए है। चैप्टर नंबर 7 जो कि आपके टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द स्प्लिट अप सिलेबस। तो इसका हम आज क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड। ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स करने हैं। तो पहले हम एक्सट्रैक्ट रीड कर लेते हैं। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड बट हु वुड बिलीव हिम। मतलब जो चीफ ब्राउन थे वो चाहते थे कि अपने बच्चे के बारे में सबको बताएं, क्योंकि उनका जो बेटा है एनसाइक्लोपीडिया या लेरॉय वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और वो एक ही क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर देता था पूरा केस, मिस्ट्री केस। ठीक है, तो वो चाहते थे कि वो सबको बताएं कि भाई उनका बेटा उसकी हेल्प करता है मिस्ट्री सॉल्व करने में और वो बहुत इंटेलिजेंट है, बट हु वुड बिलीव हिम। लेकिन बेचारे बता नहीं पाते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कोई उन पे विश्वास नहीं करेगा। हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वाज एन 8th grader। कोई भी इस बात का विश्वास नहीं करेगा, यकीन नहीं करेगा कि भाई इतना बढ़िया जो डिटेक्टिव है, सबसे बढ़िया डिटेक्टिव, वो एक 8th क्लास का बच्चा हो सकता है। सो ही सेड नथिंग। तो वो बेचारे चुप ही रहते थे, कभी किसी को कुछ नहीं बताते थे। उसके बाद नेक्स्ट को स्टेंजा है इसका, एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर। एनसाइक्लोपीडिया भी कभी भी जो अपने फादर की हेल्प करता था उसके बारे में वो कोई बात नहीं करता था। ही डिड नॉट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज। वो नहीं चाहता था कि वो दूसरे लड़कों से थोड़ा अलग दिखे, बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिज निक नेम। लेकिन वो चाहकर भी अपने निक नेम के साथ, जो कि उसका नेम क्या था, एनसाइक्लोपीडिया, वो चाहकर भी इस नेम के साथ कुछ नहीं कर पा रहा था, वो इस नाम के साथ फंस गया था। ही वॉज स्टक विद इट। मतलब सब लोगों को उसके इंटेलिजेंस के बारे में पता था और सब उसको एनसाइक्लोपीडिया बुलाते थे और वो चाहकर भी उनको सबको रोक नहीं सकता था। ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम लिरॉय। सिर्फ उसके पेरेंट्स और टीचर्स उसको जो है उसके रियल नेम से बुलाते थे। एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम एनसाइक्लोपीडिया। बाकी सब उसको क्या बोलते थे, एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। चीफ ब्राउन्स डायलेमा कैन बी कॉल्ड यूनिक बिकॉज। डायलेमा क्या होता है, डायलेमा होता है एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। मैं ठीक है पहले ये इसको थोड़ा जगह खाली कर लेती हूँ। यहाँ पर डायलेमा होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जब हम दो चीजों में या मतलब किसी भी डिसीजन को लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करें, तो उसको हम कहते हैं डायलेमा। सो कैन बी कॉल्ड यूनिक, मतलब जो चीफ ब्राउन का जो डायलेमा है, जो कंफ्यूजन है, वो काफी यूनिक थी। क्यों? मतलब ये जो स्टार्टिंग में हमें बताया गया ना कि वो चाहकर भी लोगों को बता नहीं सकते थे, तो इसका आंसर रहेगा बिकॉज। मैं यहां पर लिख रही हूं इसका आंसर, बिकॉज ही वॉन्टेड टू। ठीक है, वो लोगों के साथ शेयर तो करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू टेल अदर्स अबाउट हिज चाइल्ड, क्योंकि किस माँ बाप को अच्छा नहीं लगता कि अपने बच्चे की वो प्रेज करें, है ना, लोगों को उनकी एबिलिटीज के बारे में बताएं। तो लेकिन वो चाहकर भी नहीं बता सकते थे, बट ही, मतलब उनको लगता था, ही थॉट दैट नो वन वुड बिलीव हिम। ठीक है, सो दिस वॉज द डिलेमा। ही वॉन्टेड टू टेल अदर्स अबाउट हिज चाइल्ड बट ही थॉट दैट नो वन वुड बिलीव हिम। ठीक है, सो ही नेवर टेल। ऐसे करके आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हो या फिर बस आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, बट ही थॉट दैट नो वन वुड बिलीव हिम। तो आगे आप ये भी लिख सकते हो, सो ही कुड नॉट और सो ही डिड नॉट, ठीक है, टेल अदर्स अबाउट हिज चाइल्ड। वैसे ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये वापस रिपीट ही हो रहा है। सिंपल लिखेंगे आप यही बस कि चीफ ब्राउन्स डायलेमा कैन बी कॉल्ड यूनिक बिकॉज ही वांटेड टू टेल अदर्स अबाउट हिज चाइल्ड बट ही थॉट दैट नो वन वुड बिलीव हिम। ठीक है, या फिर अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है मान लो, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको टेक्स्ट में से ही लाइन मिल जाएगी, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो एक्सट्रैक्ट तो आपको मिलेगा। तो इसके अंदर आप सिंपल पहले वाला देखो। ठीक है, चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड बट हु वुड बिलीव हिम, हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वाज एन
8th grader, so he said nothing. वैसे एज इट इज लिखना तो थोड़ा रॉन्ग होता है, लेकिन अगर आप लिख कर भी आते हो तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो, ठीक है। सिंपली आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, चीफ ब्राउन डिलेमा कैन बी कॉल्ड यूनिक बिकॉज, यहाँ पे चीफ ब्राउन का कर देंगे ही, बिकॉज ही वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज चाइल्ड बट नो वन वुड बिलीव हिम, ठीक है। सो ही सेड नथिंग। तो बस सिंपल सा आपको इतना आंसर जो है वो लिखना है। तो यहां पर भी अगर आप ऐड करना चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, सो ही सेड नथिंग या सो ही केप्ट क्वाइट, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट व्हाई एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर। मतलब ये जो एनसाइक्लोपीडिया था कभी अपने फादर को जो हेल्प करता था उसके बारे में वो ऐसे बोलता नहीं था, बताता नहीं था सबको कि मैंने ये केस सोल्व किया, मैंने ये किया, पापा की हेल्प की, ऐसे वो कभी नहीं कहता था। तो इसका रीजन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है ही इज शाई, उसको शर्म आती थी, एंड लैक्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम था, सो नो, ये तो हो नहीं सकता। सेकंड है ही वांट्स टू अवॉइड द जेलसी अदर्स माइट फील अबाउट हिज स्किल्स, जेलसी भी कभी कोई मेंशन नहीं किया गया, सो नो। नेक्स्ट है ही डिजायर्स टू ब्लेंड विद द अदर बॉयज टू प्रिवेंट सीमिंग डिफरेंट। यहां देखो टेक्स्ट में आपको ये मिल गया होगा, यहाँ पर ही डिड नॉट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर है क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो दूसरे लड़कों के साथ मिलकर रहे, उनके जैसा ही लगे और उनसे डिफरेंट ना लगे। तो ये सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी भी हम देख लेते हैं, ही इज एम्बैरेस्ड अबाउट बीइंग स्मार्टर, उसको शर्म आती थी क्या इस चीज को बताने में, मतलब एम्बैरेसमेंट फील होती थी, सो नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सी, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द पेरेंट्स चूज नॉट टू कॉल देयर एनसाइक्लोपीडिया देयर सन एनसाइक्लोपीडिया। मतलब जो पेरेंट्स थे वो अपने लड़के को एनसाइक्लोपीडिया नहीं कहते थे, मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये चूज किया कि वो उसको एनसाइक्लोपीडिया ना कहकर उसके रियल नेम से बुलाएंगे। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन थे, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 रीजन दिए गए हैं। सिलेक्ट द रीजन दैट इज फॉल्स, सही वाला रीजन नहीं चूज करना, आपको गलत वाला चूज करना है। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा घुमा कर दिया गया है। नॉर्मली क्या होता है, सिलेक्ट द रीजन दैट इज ट्रू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक पढ़ते हैं, जो हमें लगता है कि सही होगा उसको हम आंसर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है भाई बाकी सब सही है, एक चीज है जो गलत है। तो पहला देखो, फॉर देम ही इज मोर देन हिज यूनिक एबिलिटीज, ही इज देयर चाइल्ड विद अ पर्सनल आइडेंटिटी, क्योंकि उनके लिए उनका बच्चा जो था वो उनका बच्चा ही था और वो उसकी यूनिक एबिलिटी से बढ़कर था उनके लिए, और वो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी के साथ ही उसको बुलाना चाहते थे। तो ये तो सही रीजन है, जेन्युइन है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो ट्रू है, हमें फॉल्स वाला ढूंढना है। नेक्स्ट है, कॉलिंग हिम बाय हिज रियल नेम रिफ्लेक्ट्स देयर अफेक्शन एंड द डिजायर टू एक्नॉलेज हिम एज एन ऑर्डिनरी बॉय। तो ये कहता है कि उसको रियल नेम से बुलाना उनके प्यार को शो करता था और उनकी ये डिजायर दिखाता था कि वो भी उसको एक ऑर्डिनरी बॉय की तरह ट्रीट करें, ना कि एक स्पेशल बॉय की तरह। तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ये भी ट्रू है। थर्ड वन एक ही बच गया, तो यही आंसर है सी। लेकिन फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं क्या है। दे वॉन्ट हिम टू बी रिमेंबर्ड एज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स अराउंड। वो चाहते थे कि उनका बच्चा सबसे अलग लगे, जो भी उसके आसपास और लोग थे उनसे अलग दिखे, तो वो ऐसा तो नहीं चाहते थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये फॉल्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करना, कंफ्यूज मत होना। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फैक्ट दैट लेरॉय वाज स्टक विद द नेम एनसाइक्लोपीडिया। इसका मीनिंग क्या है? तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, द राइटर मीन्स, ठीक है, द राइटर मीन्स बाय द फैक्ट दैट लेरॉय वाज स्टक विद द नेम एनसाइक्लोपीडिया दैट एवरीवन कॉल्ड हिम, ठीक है, सभी उसको उसके नाम से बुलाते थे, इसी नाम से, एनसाइक्लोपीडिया से। दैट एवरीवन कॉल्ड हिम विद दिस नेम, ठीक है, एंड ही कुड नॉट एस्केप इट, विद दिस नेम एंड ही कुड नॉट एस्केप इट, ठीक है, और वो इससे बच नहीं सकता था। यहां तक भी आप लिख सकते हो, इसके साथ आप कुछ एड ऑन भी कर सकते हो, मैं यहां लिख रही हूं, इवन इफ ही डिड नॉट लाइक इट, ठीक है। हालांकि वो इसको पसंद भी नहीं करता था कि उसको कोई एनसाइक्लोपीडिया बोले, पर फिर भी वो फंस गया था और वो इससे बच नहीं सकता था। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ही वाज स्टक विद द नेम एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पैसेज स्टार्ट हो जाता है, सेकंड एक्सट्रैक्ट।
चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स, चीफ ब्राउन ने चारों वर्ड्स को अच्छे से स्टडी किया. नाम इट इज स्वीडन हार्ट्स. ही शुक हिज हेड एंड पास द नोटबुक टू मिसिस ब्राउन. उसने अपना सिर हिलाया कि नहीं भाई मेरे को तो समझ नहीं आया, तो उसने अपनी वाइफ को पास ऑन कर दिया, मिसिस ब्राउन को. उसको बोला कैन यू फिगर इट आउट, क्या तुम कुछ देख सकती हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है. तो अब जो मिसिस ब्राउन है वो क्या कहती हैं, नॉम इज अ शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव, कि जो नाम है वो नॉमिनेटिव का शॉर्ट फॉर्म है, एक ग्रामेटिकल टर्म है. स्टेटेड मिसिस ब्राउन हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल. मतलब मिसिस ब्राउन ने थोड़े टाइम के लिए इंग्लिश एंड कुछ अदर सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए हुए थे, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया. फिर उन्होंने कहा उतिस इज एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब, ये एक ट्राइब का नेम है. स्वीडन एक कंट्री का नेम है इन नॉर्दर्न यूरोप. हार्ट मतलब हार्ट करना. सो शी लिफ्टेड द गेज टू एनसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हेड. अब उसने एनसाइक्लोपीडिया की तरफ देखा और उसने भी अपना सिर हिलाया. उसने बोला भाई आई कांट फिगर इट आउट, मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ. शी कन्फेस्ड. डेवनपोर्ट डिसअपीयर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप. एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर. एनसाइक्लोपीडिया ने उसको रिमाइंड करवाया कि डेवनपोर्ट जो था वो बिल्कुल रॉबरी के जस्ट बाद ही गायब हो गया था. इज इट करेक्ट? आगे उसने जो है वो केस सॉल्व किया था, वो आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा कैसे किया था. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज द चीफ ब्राउन्स रिएक्शन ऑफ शेकिंग हिज हेड सजेस्ट अबाउट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 4 वर्ड्स. ठीक है, मतलब जो चीफ ब्राउन का रिएक्शन था उन 4 वर्ड्स को देखकर, उन्होंने अपना ऐसे सिर हिलाया कि भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, इससे क्या पता चलता है. ठीक है, ये उनका रिएक्शन जो है वो क्या बता रहा था कि उनको उन 4 वर्ड्स के बारे में क्या समझ में आया. तो सिंपल सी बात है, पता ही चल रहा है कि उनको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया था. ही वॉज अनेबल टू डिकोड इट और ही वॉज अनेबल टू सॉल्व द पजल. तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है. फर्स्ट है ही इज कॉन्फिडेंट दैट द वर्ड्स आर अ क्लू, सो नो दिस इज रॉन्ग. Second, he is confused, unable to make a sense of the words. So yes, he was confused. Third, देख लो एक बार, he believes the words are random and meaningless. No, he thinks the words are unrelated to the case. नहीं, तो इसका जो आंसर है वो है B. ठीक है, so B is the correct answer. उसके बाद सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन आपके पास, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. आपको जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बतानी है ट्रू है या फॉल्स है. मिसेस ब्राउन एक्सप्लेन द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स rather than the decoding the hidden message behind them. मतलब मिसेस ब्राउन ने क्या किया, उन चारों वर्ड्स के अलग अलग एक्चुअल मीनिंग्स बताए, बल्कि उसके अंदर जो कोड छिपा हुआ था उसको समझने की बजाय, उसको क्रैक करने की बजाय. तो ये तो सच है, क्योंकि वो एक टीचर थी तो उसने तो बस चारों वर्ड्स का मीनिंग बता दिया कि ये वर्ड का ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, लेकिन उसने उसके पीछे की जो पहेली थी वो नहीं सॉल्व कर पाई. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ट्रू. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज मिसेस ब्राउन्स इनएबिलिटी टू डिकोड द वर्ड सजेस्ट अबाउट द मैसेज. मतलब यहां पर देखो, पहले क्वेश्चन में क्या था, चीफ ब्राउन के बारे में है, और यहां पर हमें चीफ ब्राउन के बारे में बताना था कि भाई उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी. ठीक है, कि उन्होंने क्या किया था, मतलब उनका कैसे था रिएक्शन, उनको समझ में आया या नहीं आया. तो हम यहाँ पर बता रहे थे चीफ ब्राउन के बारे में. लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना. ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज मिसेस ब्राउन्स इनएबिलिटी टू डिकोड द वर्ड्स, कि जो मिसेस ब्राउन है वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी, जो उनकी इनएबिलिटी थी, वो क्या सजेस्ट करती है अबाउट द मैसेज. मैसेज के बारे में क्या सजेस्ट करती है, हमें मैसेज के बारे में बताना है, मैसेज की क्वालिटी बतानी है. तो वो मैसेज क्या था कि मैसेज वाज क्लेवरली हिडन एंड इट वाज नॉट इजी टू क्रैक इट. ठीक है, आप इसमें कैसे भी आंसर कर सकते हो, आपको मैसेज के बारे में बताना है कि जो मैसेज था नॉलन का, आप सिंपल ऐसे लिखेंगे मिसेस ब्राउन्स इनएबिलिटी टू डिकोड द वर्ड्स सजेस्ट. ठीक है, अबाउट द मैसेज. उसके बाद यहां पर मैं आपको आंसर लिख देती हूँ, अबाउट द मैसेज दैट द मैसेज वॉज क्लेवरली हिडन, कि ये जो मैसेज है ये बड़ी चालाकी के साथ छुपाया गया था. दैट द मैसेज वॉज क्लेवरली हिडन एंड इट वॉज नॉट इजी टू क्रैक इट. ठीक है, और उसको क्रैक करना या उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं था. या आप इसमें ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि ओनली अ क्लेवर पर्सन, ओनली एन इंटेलिजेंट पर्सन और अ डिटेक्टिव कुड क्रैक दिस कोड. ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. आंसर तो आपको फ्रेम करना है, लेकिन आपको लिखना क्या है मैं आपको वो बता रही हूँ.
ठीक है, आपको यहाँ पर मैसेज के बारे में बताना है। आप खुद देखो कितना इंटरेस्टिंग मैसेज था, कितना बढ़िया लिखा था उसने, है ना, कैसे नॉर्म करके फिर एथस, स्वीडन, हार्ट्स, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जिसको एनाग्राम्स आते होंगे या जैसे जिसका दिमाग एनसाइक्लोपीडिया जैसा ही होगा वही उसको सॉल्व कर पाएगा ना। तो आप सिंपल लिख सकते हो कि दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, द मैसेज वर रिटन वेरी क्लेवरली एंड इंफॉर्मेशन वाज हिडन, right, it was hidden very cleverly and it was not easy to solve this, only a detective, only a sharp minded person could solve it। तो ऐसे करके आप आंसर को और ज्यादा अच्छे से भी लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल बस इतना भी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द पर्पज ऑफ एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडर इन द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट वाज टू, मतलब एनसाइक्लोपीडिया ने जो अपनी मदर को रिमाइंड करवाया था कि मम्मी आपको याद है कि डेवनपोर्ट जो है वो रॉबरी के जस्ट बाद ही गायब हो गया था, इसमें उसका क्या पर्पज है, क्यों याद करवा रहा है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है रीफोकस द डिस्कशन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्राइम, डिस्कशन को वापस उसी पॉइंट पे फोकस करने का, या सजेस्ट दैट द कोडेड मैसेज वाज मीन टू फॉर डेवनपोर्ट, ये सजेस्ट करने का कि जो मैसेज था वो डेवनपोर्ट के लिए था। imply that the message was likely a clue about the location of the stolen jewelry, या फिर उसका ये था कि वो बताना चाहता था कि जो मैसेज है वो एक क्लू था जो कि ज्वेलरी के बारे में बता रहा था कि कहाँ छुपाई गई है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या था, वापस उसी पॉइंट पे जाने का डिस्कशन में। तो इसका आंसर है ये फर्स्ट वाला, रीफोकस द डिस्कशन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्राइम, क्योंकि वो वापस अपनी मदर को रिमाइंड करवा रहा था कि मम्मी आपको याद है वो तभी चला गया था, तो ठीक है मैं उसी पॉइंट से दोबारा बात शुरू करता हूँ कि फिर उसके बाद उसने क्या किया होगा। तो ये होता है रीफोकस। कई बार जैसे हम भी कोई बात कर रहे होते हैं ना, बीच में हम किसी और बात को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि तुम्हें वो पॉइंट अभी याद है जो हम इस पे बात कर रहे थे, चलो अब उसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं, ये जो आपको अभी समझ आया उसके साथ हम उसको कोरिलेट करेंगे। तो ऐसे करके उसने रीफोकस किया, इसको हम बोलते हैं रीफोकस द अटेंशन और रीफोकस द डिस्कशन। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला। तो ये थे आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल है जरूर, क्योंकि मतलब ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा मिस्ट्री से भरा हुआ है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और कीवर्ड्स काफी ज्यादा हैं इसके अंदर, तो फिर भी लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो ये आपके लिए इजीली आप सॉल्व कर पाओगे सभी क्वेश्चन आंसर को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद इसकी बुक एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक रिवीजन सीरीज प्रिपेयर कर दूं जिसमें आपको ग्रामर, रीडिंग और राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूं। ठीक है, तो अब तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।